ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अभी हमने पढ़ा दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पे। ओके, नाउ हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी मालूम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसकी डायरेक्शन को यूनिक बनाने के लिए वी यूज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। For this purpose, we consider 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance where Q1 is at origin। ओके, दो चार्जेस हमने लिए Q1 एंड Q2, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है। सपोज Q1 चार्ज जो है वो ओरिजिन पे है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A पॉइंट। ओके, तो जो भी हम डायरेक्शन लेंगे, या यूँ कह दीजिए Q2 की जो डायरेक्शन है, Q2 की जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में होगी? विथ रेस्पेक्ट टू Q1, क्योंकि Q1 कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। तो सपोज दिस डिस्टेंस या इस पोजीशन को हम नाम देते हैं R डिस्टेंस फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और इसको हमने स्पेसिफिक किया, इसको हमने कहा कि ये कहाँ से कहाँ है, ये 1 से 2 की तरफ है, यानी इसको एक डायरेक्शन दे दी हमने। व्हाट इज R12? R12 पोजीशन वेक्टर है Q2 का, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन Q1। तो इसकी डायरेक्शन है डिस्टेंस फ्रॉम O टू A। ओके, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आ गई, सो दिस इज ए वेक्टर। ओके, अब Q1 और Q2 दोनों मान लेते हैं सेम नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन वाला फोर्स लगाते हैं। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। ओके, लाइक दिस Q1 पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ओके, तो F21 का नाम है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। लाइक दिस F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। F21, ओके, इस वाले फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज लगा रहा है। ओके, तो याद रख लीजिए हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज़ ए क्वांटिटी, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है 9 × 10⁻⁹। ओके, तो इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही चार्जेस Q1 Q2 ये भी स्केलर क्वांटिटीज़ है, तो इनको भी डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 × Q2 ये चीज़ एज इट इज लिख देनी है हमें। ओके, जो डायरेक्शन का काम है, जो डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी इसमें चेंजेस आने हैं वो यहाँ दो जगह पे आएंगे। ओके, अब देखिए Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए कितना है? R12। अगर ये वेक्टर R12 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R12। ओके, अब यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन देनी है R12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन देनी है, क्योंकि फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन है, यहाँ पे हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, साथ ही साथ डायरेक्शन। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया पूरा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, अब इसकी डायरेक्शन, तो इस फोर्स की डायरेक्शन देखिए किस तरफ है? F21 किस तरफ है डायरेक्शन? O से A की तरफ, 1 से 2 की तरफ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं
कि R12 की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि R12 की डायरेक्शन भी क्या है, O से A की तरफ, और इस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, O से A की तरफ। तो हम इसका यूनिट वेक्टर यूज में ले लेते हैं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ओके, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे इस मेन वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूज में लेते हैं। यूनिट वेक्टर ही क्यों यूज में लेते हैं, इस वाले वेक्टर को क्यों नहीं लिख देते डायरेक्ट, क्योंकि इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और अगर इस वाले वेक्टर को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा जो फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला है जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, उसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, ये फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है वो नहीं रहेगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड तो मिल चुका है फोर्स का, हमें नीड है केवल एक डायरेक्शन की। तो हम इसका ऐसा वेक्टर लेके आए जो केवल डायरेक्शन दे, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट ना डाले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर लेना है। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है तो भी हमारे इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम कौन सा वेक्टर यूज में लेते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। ओके, फिर भी अगर सपोज हम मेन वेक्टर की टर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वापस से स्केलर क्वांटिटीज एज इट इज आ जाएंगी, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो मेन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ओके, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3i प्लस 4j। अब मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 3i प्लस 4j। ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर आ गया, डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3i प्लस 4j डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट लिया तो 5। तो जो हमारा ए यूनिट वेक्टर आया वो किसके इक्वल आया, 3/5i प्लस 4/5j। ये यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो इसके मैग्नीट्यूड को निकाल के चेक कर लेते हैं। 3/5, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25/25 इज इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है, 1। इसलिए याद रखिए किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर तब यूज में लेते हैं जब हमें केवल उस क्वांटिटी को केवल डायरेक्शन की हेल्प देनी हो। ओके, अभी हमें फोर्स को केवल डायरेक्शन दिखाना है, तो डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर यूज में लिया। अगर सपोज हम मेन वेक्टर यूज में लेते तो उसके मैग्नीट्यूड को हमें बैलेंस करना होता। ओके, तो अगर हम ये वाला वेक्टर लेते हैं तो R12 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, मेन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, यानी R12 मैग्नीट्यूड, R12 इंटू R12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, R12 क्यूब। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। और हम चाहें तो इसकी डायरेक्शन को फॉर्मूले के फॉर्म में तो हमने बता ही दिया, हम इसको वैसे भी रिटर्न भी लिख सकते हैं इसे। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग OA, O से A की डायरेक्शन में। ओके, लाइक दिस F12 फॉर्मूला, F12 की वैल्यू निकालते हैं। F12
फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, वापस से स्केलर क्वांटिटीज़ को एज इट इज लिख दीजिए, Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, जस्ट अपोजिट F21। F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, F21 जब इस डायरेक्शन में लग रहा था तो इसकी डायरेक्शन में कौन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन थी। ओके, तो ये वाला वेक्टर और ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने इस वाले फोर्स के लिए इस वाले वेक्टर की हेल्प ली। अब हमारी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो और ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए तो हमें इस फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 1 से 2 की तरफ है तो इसका अपोजिट हो गया 2 से 1 की तरफ, क्योंकि हमारा फोर्स भी किस तरफ काम कर रहा है, 2 से 1 की तरफ, यानी A से O की तरफ, R21 स्क्वायर। और वापस से यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी क्या है यूनिट वेक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और यहाँ पे R21 वेक्टर। ये फोर्स की डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग AO, ये O से A की तरफ, ये A से O की तरफ। ओके, तो यहाँ पे R21 वेक्टर है और यहाँ पे R12 वेक्टर है। R12 वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग OA, और R21 वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग AO। यानी ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट। ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस, चाहे आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाइए डिस्टेंस उतनी है, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आइए डिस्टेंस उतनी है। कहने का मतलब है लेफ़्ट से आप मेजर करिए यहाँ तक डिस्टेंस R12 और यहाँ से मेजर करिए तो डिस्टेंस R21, लेकिन लेंथ कितनी है, दोनों में सेम है, यानी इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन का अंतर है। तो ये दोनों वेक्टर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो ये इक्वल का साइन हो, दो वेक्टर्स के बीच में इक्वल का साइन हो और नेगेटिव का साइन हो, तो इसका मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ओके, तो इक्वल और अपोजिट वेक्टर होने के कारण फोर्सेस भी कैसे हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि फोर्सेस में देखिए ये मैग्नीट्यूड इसका और ये मैग्नीट्यूड इसका, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल अंतर किस चीज़ का है, डायरेक्शन का है। डायरेक्शन इक्वल एंड डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो फोर्सेस भी कैसे होंगे, अपोजिट। F12 माइनस ऑफ F21, सो वी गेट दिस विथ हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये हमें क्या बताता है कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और यही चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है, न्यूटन के थर्ड लॉ में, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया, ओके, तो उसी सेम इंस्टेंट पे दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी बॉडी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही होती है, रिएक्शन। ओके, दोबारा से एक्शन और रिएक्शन, एक्शन हुआ रिएक्शन हुआ, एक्शन और रिएक्शन दोनों कैसे हैं मैग्नीट्यूड में, इक्वल, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, और दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर एक्शन इस बॉडी ने किया है तो रिएक्शन इस वाली बॉडी ने किया है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है और अलग अलग बॉडीज़ पे काम कर रही है। तो ये तीनों कंडीशंस अगर यहाँ भी फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे कि ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहली चीज़, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, हाँ है, अपोजिट है डायरेक्शन में, हाँ है, और दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ये वाला फोर्स F21 फोर्स Q2 पे काम कर रहा है और F12 फोर्स Q1 पे काम कर रहा है। ओके, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी तीनों कंडीशंस एक्शन रिएक्शन की। तो दीज टू आर ऑल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, सो वी कैन से दैट दिस इज या दीज फोर्सेस आर न्यूटोनियन इन नेचर। न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं तो न्यूटोनियन नेचर में कैसे हैं, न्यूटोनियन, एक्शन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। अभी हमने क्या किया था, Q1 चार्ज को ओरिजिन पे रखा था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस को ऐसे कहीं फ्री स्पेस में ले जाके रख देते हैं। ओके, और इन दोनों चार्जेस का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ओके, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं विथ डायरेक्शन। सो नाउ बोथ चार्जेस आर केप्ट इन फ्री स्पेस and having position vectors r1 and r2 respectively. Okay, so now when charges q1 and q2 are placed in free space having position vectors r1 and r2 respectively. Okay, so ये ओरिजिन Q1 चार्ज एक जगह पे रखा और एक जगह पे हमने रखा Q2 चार्ज। ओके, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ऐसे ही Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ओके, R1 एंड R2 बोथ आर पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर मतलब अब हम इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। ओके, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट कौन है, ओरिजिन। और इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम दे रहे हैं R1 2, 1 से 2 की तरफ। ओके, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे। इन पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट पे Q1 चार्ज रखा है, B पे Q2 चार्ज रखा है। ओके, नाउ Q2 पे फोर्स लगता है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, क्या नाम देंगे, F21। ऐसे ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ओके, तो इन दोनों फोर्सेस की अब हमें कैलकुलेशन करनी है। F21 फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देख लीजिए, F21 की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है अभी, ठीक है, तो ले लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ओके, इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और यहाँ पे R12 मेन वेक्टर। ओके, F12। ओके, इस फोर्स की डायरेक्शन भी बता दीजिए, अलोंग AB की डायरेक्शन में। ऐसे ही F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, R21 का यूनिट वेक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर क्यूब और R21 वेक्टर मेन वेक्टर। इसकी डायरेक्शन जस्ट AB के अपोजिट यानी अलोंग B है। वापिस से R21 वेक्टर कौन सा है, इस वाले वेक्टर का अपोजिट वेक्टर, R12 वेक्टर का अपोजिट वेक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा ही था। इसको अब एक स्टेप एक्सटेंड करना है। यहाँ पे दोनों चार्जेस स्पेस में है, कोई भी एक चार्जेस ओरिजिन में नहीं है, दोनों चार्जेस स्पेस में है। अब देखिए यहाँ पे हमें वेक्टर का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज में लेना पड़ेगा। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सपोज ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये टेल, ये हेड, फिर दूसरा वेक्टर इस पहले वेक्टर के टेल से शुरू होता है और ये ऐसे चलता है। ओके, इस पॉइंट को नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया B।
पहला वेक्टर की डायरेक्शन O to A, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन A to B। तो पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर में कॉमन क्या है? A पॉइंट, यानी दूसरे वेक्टर का टेल कहाँ पे आ रहा है? A वेक्टर पे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसको फाइनल पॉइंट से मिला देंगे, यानी जो फाइनल वेक्टर होगा डेट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर एंड डेट वुड इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ पे आके एंड हुआ, तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की तरफ हमें एक वेक्टर बनाना है। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये होता है ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसके इक्वल है? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओके, सो ओ ए वेक्टर कितना है? देखिए ओ बी वेक्टर कितना है? ओ बी R2 वेक्टर, और ओ ए वेक्टर कितना है? R1 वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है? R12 वेक्टर। तो इससे हमें क्या मिला? R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो ये हमें एक वेक्टर मिला R12 वेक्टर। इस R12 वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। सिमिलरली R21 वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो R21 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 को 2 से और 2 को 1 पे, मतलब इंटरचेंज कर देना है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए 1/4πε0 एज इट इज, Q1 Q2 एज इट इज। अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है? R12 वेक्टर की। R12 वेक्टर की वैल्यू कितनी है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो किससे डिवाइड कर रखा है? इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉडुलस का साइन लगाना है। ये मॉडुलस का साइन लगाया, उसके बाद ये अभी क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड, और फिर मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का क्या है? क्यूब। ओके, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो एक तो यूनिट वेक्टर की टर्म में, एक मेन वेक्टर की टर्म में, और एक डिफरेंस वेक्टर की टर्म में। दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है उसकी टर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में। ऐसे ही इसके लिए 1/4πε0 एज इट इज, Q1 Q2 एज इट इज। कौन सा वेक्टर है यहाँ पे? R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की जगह पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मॉडुलस ले लीजिए और फिर इसका क्यूब कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला, ये तीनों हमारे फॉर्मूले। एक्चुअली ये तीनों अलग नहीं, एक ही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया फॉर्मूले को। ओके, सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला, कूलम्ब्स फार्मूला। ओके, नाउ इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है, डेट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज किसी जगह पे स्पेस में एक चार्ज रखा हुआ है, Q0 चार्ज, उसके चारों ओर सराउंडिंग में हमने बहुत सारे चार्जेस ला के रख दिए, Q1 Q2 Q3, ऐसे मल्टीपल चार्जेस, मान लेते हैं n चार्जेस ला के रख दिए, 1 2 3 4 5, कितने? n चार्जेस। वो सब चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मोटिव है वो ये है कि जो चार्ज हमने लेके रखा था, एक सिंगल चार्ज स्टार्टिंग में, उसके ऊपर सब मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है। ओके, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो आपस में सब मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं, हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि उस इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर जिसको हम लेके आए हैं, जिसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं अपन, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर उसके सराउंडिंग में बाकी चार्ज मिलके कितना फोर्स लगाते हैं। और इस
फोर्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सो क्योंकि एक जगह पे सारे के सारे पोज हो जाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a number of forces are acting on a single charge, then the net force on that single charge is given by the vector sum of all the forces exerted on it by individual charges। ओके, तो एक चार्ज Q1 हमने रखा, Q1 की जगह हम Q0 कह देते हैं। सपोज एक चार्ज है Q0, इसके सराउंडिंग में हमने काफ़ी सारे चार्ज रखे, एक Q1 रखा, एक Q2 रखा, ऐसे ही Q3 रखा, फिर ऐसे करते करते हमने काफ़ी सारे Qn चार्जेस रख दिए। तो ये सब मिलके इस पे फोर्स लगाते हैं। ओके, ये सब आपस में भी फोर्स लगाते हैं, बट अभी हमारा जो मोटिव है वो केवल इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है इन सब के कारण उसको फाइंड आउट करना है। तो हम इन सारे फोर्सेस को जो इनके बीच में लग रहे हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो Q1 Q0 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। Q2 लगाएगा कितना इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। फोर्स ऑन तीसरा वाला चार्ज लगाएगा, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज। ऐसे ही काफ़ी सारे फोर्सेस लगते हैं। ये फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू N चार्ज। ओके, तो ये 1 के कारण, ये 2 के कारण, ये 3 के कारण, 4 5 6 ऐसे करते करते N चार्जेस के कारण। तो इन सब फोर्सेस का हम क्या करते हैं, वेक्टर सम कर लेते हैं। तो वेक्टर सम यानी नेट फोर्स ऑन Q0, तो Q0 पे नेट फोर्स कितना है F0, किसके इक्वल होगा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, लाइक दिस, सो ऑन, फोर्स ड्यू टू N चार्जेस, nth चार्ज जो सबसे लास्ट वाला है उसके कारण। ओके, तो इनकी वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब फोर्स की वैल्यू लिखने के लिए हमें पोजीशन भी चाहिए। मान लेते हैं Q1 और Q0 के बीच का जो वेक्टर है वो है R1 नॉट वेक्टर, ये R2 नॉट वेक्टर। R1 नॉट मतलब 1 से Q0 की तरफ है डायरेक्शन फोर्स की। R2 नॉट मतलब हमारी जो पोजीशन है वो कैसी है, 2 से नॉट की तरफ। ओके, तो जो पहला वाला होता है वो होता है फ्रॉम, और दूसरा वाला टूवर्ड्स, किसकी तरफ, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, 2 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ। ओके, इसका है R3 से 0 की तरफ, ऐसे ही ये है Rn से 0 की तरफ। ओके, तो वापस से इनकी वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले कौन जो स्केलर है वो तो एज इट इज आ जाएंगे, 1/4πε0, और इनके चार्जेस Q0 इंटू Q1, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F01, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R10, इसका क्यूब, और यहाँ पे R10 वेक्टर।
like this 1/4 pi epsilon naught q naught q2 upon r 2 naught क्यूब और r 2 naught वेक्टर। ओके, ऐसे करते करते प्लस हम निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नॉट का क्यूब आर एन नॉट वाले मेन वेक्टर। ओके, ये आ गया। नाउ देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके पास है तो ये बाहर आ जाएगा। क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्सेस में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, क्यू नॉट, वो भी बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यू नॉट ही हमारा टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट सबके साथ होगा। ओके, तो क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। तो दो चीज़ें बाहर आ जाएगी सर, एफ नॉट जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कौन बाहर आ गया, क्यू नॉट। अंदर क्या रह गया, Q1 अपॉन R1 नॉट का क्यूब R1 नॉट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R2 नॉट का क्यूब R, ये 1 2 है, ये सॉरी 1 नॉट, ये R2 नॉट वेक्टर, लाइक दिस Qn अपॉन Rn नॉट वेक्टर का सॉरी Rn नॉट मैग्नीट्यूड का क्यूब और Rn नॉट वेक्टर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ओके, अब इसका सम करेंगे तो यानी समेशन कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा अपना क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का क्यूब और आर आई नॉट वेक्टर। ओके, और आई को स्पेसिफिक कर दीजिए, कहाँ से शुरू होता है आई, 1 से, और कहाँ तक जाता है, n तक। ओके, आई कहाँ से शुरू है, 1 से कहाँ तक है, n तक। सो दिस इज आर नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ओके, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे ये टोटल फोर्स लग रहा है। ओके, इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आर आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर को हमने क्या लिखा था, आर इसके अंदर R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये 1 से 2 की डायरेक्शन में वेक्टर। तो R12 वेक्टर को हमने क्या लिखा था, R2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर, दिस R2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, सो दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, so like this R नॉट माइनस RI। ओके, इससे हम चेक कर लेते हैं, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर किसके इक्वल हुआ, 1 2 इक्वल हुआ R2 माइनस R1 वेक्टर पे। तो यानी 1 2 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पहले 2 आएगा और फिर 1 आएगा, तो लाइक दिस आई और नॉट में यहाँ पहले नॉट आएगा और फिर आई आएगा। तो अब इस वैल्यू को हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से n तक, और अंदर है क्यू आई अपॉन आर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब और साथ में ये वेक्टर आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो
दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट फोर्स इतना लगेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो सराउंडिंग के चार्जेस हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि हर सराउंडिंग का चार्ज पॉजिटिव हो। टेस्ट चार्ज Q0 के चारों ओर सराउंडिंग में अभी हमने चार्जेस लिए Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे कर करके, तो हमने Q1 से Q2 पे Q0 पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ, 2 से नॉट पे लगाया बाहर की तरफ, 3 से नॉट पे लगाया बाहर की तरफ। तो हमने सारे जो चार्जेस सराउंडिंग में लिए वो पॉजिटिव ले लिए थे ईच इन एस के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो। अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो वो चार्ज को दूर नहीं करेगा, जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको दूर नहीं करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो उस केस में फोर्स की अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो हमें चीज़ को ध्यान रखना है। तो वहाँ पे जब चार्ज नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन फिर यहाँ पे स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। ओके, तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो उनके जो साइन है उनको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर जो साइन है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। नेगेटिव साइन बताता है कि अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है, पॉजिटिव साइन बता रहा है कि रिपल्शन का फोर्स। पॉजिटिव साइन का अगर चार्ज है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव साइन का चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और बार बार मैं फिर से वही कहूँगा कि टेस्ट चार्ज जब भी हम कहते हैं तो टेस्ट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ला के रखा तो इट मीन्स हम एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख रहे हैं, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे या कोई कुछ भी डिराइव करेंगे, तो उसमें जो भी हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे वो हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज ही लाएंगे। तो टेस्ट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये हमारा क्या था, कूलम्ब्स फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स,